पूर्वी हिस्से में लगातार सेनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब 111 दिन है। हम और आप पिछले हफ्ते इससे बात कर रहे हैं कि अगले एक वीक बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डोनबास के ज्यादातर इलाकों में कब्जा हो चुका है। लेकिन अब जो ये खबरें आ रही हैं कि जेलेंस्की के पास हथियार नहीं है, अभी भी यूक्रेन को यूरोप से मदद की आस है, कहां देख रहे हैं इस युद्ध को आप? क्योंकि रूस लगातार आगे बढ़ रहा है और अब तो यूरोपियन कंट्रीज में बातें होने लगी इस बारे में कि ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो जाए। देखिए शुभांकर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि यूक्रेन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज के ऊपर कि उन्हें और हथियार और एम्यूनिशन सप्लाई किया जाए और हो सके तो एयरक्राफ्ट से सप्लाई किया जाए। कहीं ना कहीं जब वो सारी बातें बोलते हैं इस प्रकार की, वो एक दबाव बनाने की टैक्टिक्स भी है और ये सच भी है कि उनकी कमी है, उनके पास इस वक्त हथियारों की और एम्यूनिशन की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की भी रणनीति है कि जब हम अमेरिका को, नेटो कंट्रीज को ये बोलेंगे देखिए हम हार रहे हैं, लगातार रूसी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास भारी हथियार नहीं है या एम्यूनिशन कम हो गया है या एयर सपोर्ट नहीं है, तो जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं तो ये हकीकत भी है और कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की टैक्टिक्स भी है ताकि अमेरिका और नेटो कंट्रीज जो जिस गति से हथियार दे रहे हैं और जिस प्रकार के हथियार दे रहे हैं उसको बढ़ा दें, क्योंकि ये क्रिटिकल है इस वक्त यूक्रेन के लिए। और काफी हद तक देखिए यूक्रेन बिल्कुल सही बोल रहा है कि उन्होंने रूस की जो गति है अब तक धीमी करके रखी हुई है। जो रूस का एक्सपेंशन है डोनबास एरिया में या ईस्टर्न यूक्रेन में है वो बहुत धीरे है। कुछ दिन तो ये कुछ मीटर पर डे के हिसाब से है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की भीषण लड़ाई इस वक्त बचे हुए डोनबास के इलाके में चल रही है यूक्रेनियन और रूसी सेना के बीच में। शुभांकर जी, तो अब जरा ये बताइए कि यूरोपियन कंट्रीज में से एक बड़ा वर्ग है जिसके हवाले से ये भी कहा गया कि बातचीत की गुंजाइश जो है वो अभी भी बनी हुई है। अगर ये बातचीत होती है तो ये बातचीत की टेबल में मौजूदा दौर में आप किसके पलड़े को भारी देख रहे हैं, खासतौर पर तब जब 97% या तो कहें कमोवेश पूरा का डोनबास का हिस्सा उनके पास है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो भी रूस ने रूस में डिपोर्ट कर दिए ताकि उनको भी सामने रखकर बार्गेनिंग की टेबल पर ज्यादा पलड़ा भारी किया जाए। तो आप कहां पर देख रहे हैं अगर कोई बातचीत की गुंजाइश बनती है? देखिए शुभांकर, अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन इन दो देशों को छोड़ दें जो कि हमेशा बातचीत के खिलाफ रहे हैं और इन्होंने लगातार इस युद्ध को उकसाने का काम किया है, अगर हम बाकी यूरोपीय देशों पर नजर डालें, खासकर जर्मनी और फ्रांस जो सबसे बड़े मुल्क हैं यूरोप के, और इटली और बाकी हंगरी, ऑस्ट्रिया, छोटे छोटे मुल्क भी, इनका भी लगातार एक ये स्टैंड रहा है। अगर हम पोलैंड और बाल्टिक स्टेट को छोड़ दें, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन 4 कंट्रीज को छोड़ दें और ब्रिटेन, अमेरिका को, बाकी पूरा यूरोप लगातार इस युद्ध में बातचीत के हक में रहा है। और इंक्लूडिंग टर्की जो यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन लगातार इनका यह प्रयत्न रहा है कि किसी तरह से बातचीत से बात सुलझ जाए और ये जो दोनों पार्टीज हैं, वॉरिंग पार्टीज, ये नेगोशिएट टेबल पे किसी तरह से आ जाए ताकि कोई समझौता निकाला जा सके। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि कितनी संभावना है इसकी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि जेलेंस्की और यूक्रेन ने अपना स्टैंड बहुत टफ कर रखा है। कल भी उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। देखिए जब ये स्टैंड होगा तो रशिया ये जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वो एक एक इंच जमीन सिर्फ उस हालत में ले सकते हैं अगर वो रूस को पूरी तरह से पराजित कर दे, जो कि हाल फिलहाल किसी भी हालत में होता हुआ नहीं लग रहा है। तो ये बिल्कुल एक फांस अड़ गई बीच में कि दोनों तरफ से वो बोल रहे हैं कि हम ये इलाका नहीं छोड़ेंगे डोनबास का और इस पर कब्जा बना के रखेंगे, और यूक्रेन बोल रहे हैं हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। तो बातचीत की जो गुंजाइश है वो सही में बहुत ज्यादा कम हो गई है और जो प्रयत्न है इन यूरोपियन देशों का, टर्की का, कहीं ना कहीं वो फेल होता नजर आ रहा है। शुभांकर जी।